जो हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में होते हैं वहां पे दूरदर्शन नहीं पहुंचता है, वहां पे पीआईबी नहीं पहुंचता है, वहां पे प्रसार भारती नहीं पहुंचता है, वहां पे कौन पहुंचता है आपको पता होगा। क्यों पहुंचता है? हमारे गवर्नमेंट की एजेंसी कहां है, उनको ज्यादा जाना चाहिए, दूरदर्शन को उनके। अब देखो ना, कितना सारा आप क्लिप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि एक बड़े से मिनिस्टर हैं, उनके सामने एक माइक है और सिर्फ एक माइक है, दूरदर्शन का माइक नहीं है। दूरदर्शन कितना साल पुराना है लेकिन नहीं है माइक, वो उनका माइक है। तो आपके पास ही मोनोपोली है, मतलब एजेंसी को ही आपने मोनोपोली दे दी है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो कैसे यूज करेंगी? 21st सेंचुरी में जहां इंफॉर्मेशन गैदर करना सबसे आसान काम बन चुका है, जहां गांव-गांव तक टावर लगाने की बात की जा रही है, जहां पे स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट हैं, उस जमाने में कोई भी कभी भी चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। इस जमाने में कोई एक यूट्यूबर है जो अपने लाइफ के सबसे अहम ईयर्स को इन्वेस्ट करता है एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में। जैसे बिजनेस ग्रो होता है वैसे यूट्यूब चैनल को ग्रो करता है, और उसके बाद उस यूट्यूब चैनल के ऊपर में उसके पूरे परिवार जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है। और तब वो एक वीडियो बनाता है, उस वीडियो में अगर प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस होता है, चीफ मिनिस्टर का रेफरेंस होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास डायरेक्टली जा तो सकता नहीं है, उसके पास तो इतना एक्सेस नहीं है, उसके पास तो उतना पहुंच नहीं है। तो वो न्यूज़ चैनल के क्लिप्स का रेफरेंस लेता है, 9-10 सेकेंड का क्लिप यूज़ करता है अपने वीडियो में, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। और तब एक दिन यूट्यूब की तरफ से 3 स्ट्राइक्स आते हैं और उसके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स का मेहनत, पूरे लाइफ का मेहनत जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका चैनल डिलीट कर दिया जाता है। और इसी के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये जो YouTube कर रहा है, क्यों कर रहा है, इंटेंशन क्या है, क्या YouTube उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, या फिर हमारे देश में क्या रूल हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक 1957 क्या है, और ये जो फेयर डीलिंग वर्सेस फेयर यूज है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूएसए में क्या फेयर यूज के कॉन्सेप्ट है, इंडिया में क्या फेयर डीलिंग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो कोर्ट केसेस हुए हैं, जैसे कि हमने देखा है कि ऑक्सफोर्ड ने एक बार फोटो स्टेट वाले दुकान के ऊपर में कोर्ट केस कर दिया था, जिसमें ऑक्सफोर्ड ने बोला था कि ये हमारी कंटेंट को फोटो स्टेट करके बेच रहा है स्टूडेंट को, जिसकी वजह से उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने डिमांड किया था। फिर कोर्ट केस में हुआ, फिर कोर्ट केसेस क्या इसके ऊपर बताया है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये चीजें जो चल रही हैं अपने देश में वो क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि जनरली स्टडी है कि इस तरह की वीडियो नहीं बनाता है, लेकिन अब कुछ भी है यार, अब हम किसी का सपोर्ट करें, किसी का अपोज करें, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो तो सभी को आगे आना पड़ेगा। और ये वीडियो का कुछ भी हो सकता है ये डिलीट भी हो जाए एक दिन में या एक दिन से पहले भी। डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं और कैसा आपका व्यूज़ आता है इस चीज़ को लेके। व्यूज़ मतलब थॉट इस चीज़ को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। क्या होता है कि एक यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि एक न्यूज़ एजेंसी जो है वो इनको थ्रेट दे रहा है, क्योंकि इन्होंने एक 9-10 सेकेंड का क्लिप यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उस न्यूज़ एजेंसी के द्वारा इनको बोला गया कि आप इतने पैसे दो, नहीं तो आपके चैनल के ऊपर में हमने जो ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स मारे हैं वो तीसरा स्ट्राइक मारेंगे और आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। बस इतना सा पॉइंट था। इन्होंने वीडियो बनाया, फिर ये कोर्ट केसेस इनके ऊपर हो गया। इनके सपोर्ट में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं जो सेम काम बोलते हैं कि सेम चीज़ें हमारे साथ भी हुई है, और वो भले इनका सपोर्ट नहीं करते होंगे, जो ये यूट्यूबर है इनका सपोर्ट नहीं करते होंगे, पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो ये सामने में आते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे साथ भी हुआ और ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। तो फिर इनकी बात को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर सपोर्ट में आते हैं और फिर इनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो न्यूज़ एजेंसी हैं ये इस चीज़ को लेकर के कोर्ट जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो डिफेमेशन हुआ है, लोगों ने इन न्यूज़ एजेंसी की जो ब्रांड है उसको इफेक्ट पहुंचाया है। और फिर कोर्ट में ये केस जाता है, कोर्ट क्या फैसला लेता है ये सब हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि ये जो 3 स्ट्राइक्स फार्मूला है, ये जो यूट्यूब का 3 स्ट्राइक्स फार्मूला, ये है क्या और क्यों करता है ऐसा यूट्यूब। क्या यूट्यूबर किसी को सपोर्ट कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, या यूट्यूब का एक अलग एंगल है। तो देखिए, ये यूट्यूब का कॉपीराइट स्ट्राइक है, जिसमें बात ये होती है कि अगर कोई भी इंसान किसी के कंटेंट को कॉपी करता है तो, और जिस कंटेंट को वो कॉपी कर रहा है, अगर उस ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर ने यूट्यूब से ये बोला कि आप इस चीज़ को देखिए, तो यूट्यूब क्या करता है कि उस
वो कुछ एक्शन लेता है। कैसे? तो उस वीडियो को मोनेटाइजेशन खत्म कर देता है। जैसे टी सीरीज का अगर कोई क्लिप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी यूट्यूब चैनल जो है वो यूज करता है, तो टी सीरीज क्या करता है, उस पूरे वीडियो की रेवेन्यू ले लेता है, ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को डिलीट करा देता है, लेकिन चैनल डिलीट नहीं कराता है। इवन मैंने भी जब स्टडी IQ में बहुत सारे ऐसे वीडियोज बनाए, क्योंकि हमारे पास तो PM तक पहुंचने का एक्सेस नहीं है, हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है जो वहां तक जा सकते हैं, और ऐसा कोई फ्री रिसोर्सेज भी नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन तो पहुंचाना है, तो हमने भी यूज किया। हमने पालकी शर्मा जी का जो फर्स्ट पोस्ट के ऊपर में कंटेंट था, एक रेफरेंस के लिए हमने यूज किया, और हमारे वीडियो जो हैं वो 1 लाख व्यूज तक गए। इवन मोनेटाइजेशन की भी उसके ऊपर में शुरू है, लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं लगाया गया, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये देश को रोकने का काम करती है, ये देश को आगे बढ़ाने से रोकती है, और इससे जो पूरा इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसके ऊपर में आता है। तो YouTube 3 तरह के स्टेप लेते हैं, मैंने आपको बताया, और लास्ट में जाके जब बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो 3 स्ट्राइक्स लेते हैं, जिसकी वजह से 3 स्ट्राइक्स अगर YouTube दे रहा है किसी चैनल को, तो उस चैनल को डिलीट करना पड़ जाता है। लेकिन YouTube ऐसा करता क्यों है? क्या सपोर्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या एजेंसी को? तो बिल्कुल इसका जवाब है नहीं। सेक्शन 79 की वजह से YouTube को ऐसा करना पड़ जाता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कोई एक कंटेंट किसी ने ओरिजिनली क्रिएट किया, कोई एक कंटेंट क्रिएटर है जिसने कंटेंट बनाया, उस कंटेंट को सीधा कॉपी करके कोई दूसरा एक इंसान है जिसने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यूट्यूब पे, और उससे उसको रेवेन्यू आ रहा है, उस पर उसका कोई मेहनत नहीं लगा, बस वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से यूट्यूब उसको भी रेवेन्यू दे रहा है और उसका रेवेन्यू इंपैक्ट हो रहा है। तो ऐसे अब क्या होता था कि जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है उस वीडियो को लेकर के कोर्ट चले जाते थे और यूट्यूब के ऊपर में केस कर देते थे, बोलते थे कि यूट्यूब की वजह से ही हमारा जो रेवेन्यू है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो जो फेक लोग हैं जो कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रही है। तो फिर सेक्शन 79 आता है, और ये जो यूट्यूब है इनको बोला जाता है कि आपके यूट्यूब खतरे में आ जाता है। कई बार यूट्यूब को धमकी मिल जाता है, तो यूट्यूब जैसी प्लेटफॉर्म को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सेक्शन 79 आता है, एंड बोला जाता है कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का कंटेंट कॉपी करता है तो इससे यूट्यूब इंपैक्ट नहीं होगा। और इंपैक्ट नहीं होगा अगर YouTube 2 काम करे तो। पहला काम ये करे कि अगर YouTube ही कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, दूसरा बात वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की तरह रहे, खुद से कंटेंट क्रिएट ना करे। दूसरा वो ये कि अगर जो कंटेंट जिसका कॉपी हो रहा है उस कंटेंट क्रिएटर ने YouTube को बोला है कि फलाना क्लिप है जो कि यूज किया गया है और उसको आप हटाइए, तो YouTube अगर हटा देगा तो सेक्शन 79 के तहत जो है YouTube के ऊपर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो YouTube जो है वो इस मोहक मंगल की जो वीडियो है वो इसीलिए हटाया था। ऐसा नहीं है कि मोहक मंगल के जो YouTube चैनल है वो YouTube की पॉलिसी को फॉलो नहीं करती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसीलिए हटाया गया क्योंकि ANI ने कंप्लेन किया था कि उन्होंने यूज किया, इसी वजह से YouTube को हटाना पड़ा। YouTube ने ये काम किया पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 79 के तहत। डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट ये नहीं है कि मोहक राइट है या रॉन्ग है, पॉइंट ये है कि ऐसा YouTube इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे खुद को बचाना था। अब इंडिया की जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, ये क्या कहती है? तो देखिए, कोई भी अगर ओरिजिनल क्रिएटर है, उस क्रिएटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कंटेंट क्रिएट करना। और अगर कोई दूसरा है जो उसका कंटेंट को कॉपी कर रहा है तो फिर उस क्रिएटर का तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से कॉपीराइट एक्ट लाया गया, जिसमें जो भी काम है क्रिएटर के, वो उसको अगर उसके ऊपर में कोई कॉपी करता है तो उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनके काम को, मतलब उनके आर्ट को, उनके जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक, और उनके मरने के 60 ईयर्स तक भी। इसमें सेक्शन 52 का क्लॉज 1A में है कि फेयर डीलिंग वाला कॉन्सेप्ट। आपने फेयर यूज, फेयर डीलिंग सुना होगा, तो ये फेयर डीलिंग वाला कॉन्सेप्ट यही है, जब ये एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी दूसरे का कंटेंट इसी वजह से यूज कर रहा है, ये 3 रीजन है उसके पीछे यूज करने के पीछे, तो उसके कंटेंट जो है वो कॉपीराइट एक्ट की का जो है वो अपोज नहीं कर रहा है, कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहा है। वो कौन से 3 रीजन होने चाहिए? तो सबसे पहले उस कंटेंट का कोई प्राइवेट यूज या रिसर्च पर्पस के लिए कर रहा है, या क्रिटिसिज्म करने के लिए कर रहा है, रिव्यू करने के लिए कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई प्ले है, कोई मूवी है, उस मूवी का क्लिप हो रहा है, उस मूवी को लोग रिव्यू कर रहे हैं, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जो एंडिंग एक्सप्लेन टाइप के जो चैनल होते हैं, जो बड़े बड़े मूवीज को
इंटरस्टेलर को एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, तो इस वजह से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और जब आप करंट इवेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने हिंदू एनालिसिस देखा होगा या फिर इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस आपने देखा होगा, तो वो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को लेके आते हैं, न्यूज़पेपर के जो न्यूज़ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि ये मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ हो रहा है, हम बता रहे हैं। तो इसकी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर में कॉपीराइट वाला सिचुएशन जो है वो नहीं होगा। इस कॉपीराइट एक्ट में कोई भी फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है कि आप पार्टिकुलर इतने मिनट का अगर आप ड्यूरेशन यूज कोई क्लिप यूज करेंगे, 9-10 सेकंड या 30 सेकंड का यूज करेंगे तो आपके ऊपर में कॉपीराइट लग जाएगा, 30 सेकंड से कम करेंगे तो आपके ऊपर में कॉपीराइट नहीं लगाएगा। तो ये सब जो है वो किसके ऊपर में छोड़ा गया है, तो ये कोर्ट के ऊपर में छोड़ा गया है और ये कोर्ट डिसाइड करता है कि ये फेयर डीलिंग के अंदर में आता है या नहीं आता है। और हर यूट्यूबर जो है वो कोर्ट तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट तक पहुंचना हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। कोई सोचता है कि चलो यार यूट्यूब पे वीडियो ही खत्म हो जाए पर कोर्ट ना जाना पड़े। अब ये फेयर यूज़ और फेयर डीलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखिए कि फेयर यूज़ जो है वो यूएसए का कॉन्सेप्ट है और फेयर डीलिंग इंडिया का है। फेयर यूज़ जो यूएसए का कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्सेप्ट है, वो फ्लेक्सिबल है, वो बहुत सारी चीज़ों को इस फेयर यूज़ के अंदर में लेके आता है। और ये डिपेंड बोलता है कि आपने देखा होगा ना कि यूएसए में बड़े बड़े इवन डोनाल्ड ट्रंप का, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर का कोई भी क्लिप यूज़ कर लेते हैं और उनके ऊपर में सरकेज़म करने लगते हैं, क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, और उनके क्रिटिसिज्म का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो क्रिटिसिज्म इंडिया में करे ना तो उस इंसान को जीने ही ना दिया जाए। ठीक है, तो इस लेवल का करते हैं क्योंकि उनका जो पूरा फेयर यूज का कॉन्सेप्ट है वो 4 फैक्टर के ऊपर में डिपेंडेंट होता है कि वो पर्पस क्या है, नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, कितने देर का यूज किया, मार्केट इंपैक्ट क्या है, कि वो जो क्लिप यूज किया जा रहा है उसका इंटेंशन क्या है, क्या उस क्लिप का यूज करके पैसे बनाने की, सिर्फ पूरे वीडियो का थीम ही यही है कि सामने वाले की कंटेंट को कॉपी करें और हम पैसे कमाएं, ये तो थीम नहीं होता है। वो उससे ट्रांसफॉर्मेटिव यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है ये भी हम देखेंगे। अब फेयर डीलिंग में क्या होता है, नैरोअर है थोड़ा। फेयर यूज जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म है, फेयर डीलिंग जो है वो नैरो है। इसमें बोलता है कि अगर रिसर्च, क्रिटिसिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग के सेंस में आप कर रहे हैं तो आप ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये भी कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन किया नहीं गया है। और ट्रांसफॉर्मेटिव यूज का कॉन्सेप्ट रखा गया है लेकिन कोई यूज होता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेटिव यूज क्या है, अगर एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई एक आर्टिकल है द हिंदू में, आपको वो समझ नहीं आएगा। कोई एक एजुकेटर हैं जो आपके लिए वो न्यूज़ लेके आ रहे हैं और अलग अलग एंगल से बता रहे हैं, उसके पीछे हिस्ट्री बता रहे हैं, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन, सोशल इंपैक्ट उसके ऊपर में बता रहे हैं, सारे फैक्टर्स को यूज़ करके बता रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ है। आपको उस न्यूज़ से पढ़ के सिर्फ एक एंगल, एक पैरामीटर से आप उस न्यूज़ को देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, लेकिन उस द हिंदू एक्सप्लेन्ड वीडियो में आपको उस न्यूज़ से बहुत सारे एंगल से वो एजुकेटर आप तक लेके आता है। और अगर द हिंदू बोले, चाहे कोई क्लिप का मेंशन हमने कर दिया कि कोई पार्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर ऐसा बोला और हमने उस क्लिप का यूज़ किया, हमने बोला कि ये जो लीडर ऐसा बोल रहा है इसके पीछे का कारण ये है, इससे पहले ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके ऊपर में ऐसा हो रहा है, तो पूरा एक एंगल प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़। और इस ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़ को अगर आप इस एंगल से कोई भी क्लिप यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये फॉलो ही नहीं हो रहा है क्योंकि फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं है, फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। और आप देखिए ना, इस टाइम पे जब हम ये बात करते हैं कि हमारा जो जर्नलिज्म का, इंडिया का जो जर्नलिज्म है वो किस लेवल तक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो दिन ब दिन इंडिया का जो जर्नलिज्म है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होता जा रहा है। और अब जो मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले सिर्फ न्यूज़ मीडिया तक सीमित था, अब यूट्यूबर्स ने इसको लेके आए हैं। स्टडी IQ भी उनमें से एक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मीडिया का जो काम होना चाहिए वो ये काम कर रहे हैं। वो NCRB के डेटा को फॉलो कर रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक के डेटा को आप तक लेके आ रहे हैं, IMF का डेटा दे रहे हैं। और वही जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो क्या कर रही है, वो कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कराची जो पाकिस्तान का जो जवान था उसको हमने कैप्चर कर लिया, मतलब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका
एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कम और मसाला ज्यादा लगता है। और इसी में देखिए कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, बड़ी बड़ी न्यूज आउटलेट ने क्या कहा है, मिनिस्टर ने क्या कहा है, गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर क्या स्टैंड है, सबको कोट कर रहा है। एक जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है वो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा नहीं, यूट्यूब मीडिया द्वारा ज्यादा दिया जा रहा है। और इसकी वजह से अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडिया की जो जर्नलिज्म है वो थोड़ी स्ट्रांग हुई है, वो यूट्यूब मीडिया की वजह से ही। क्योंकि जब हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को पता ही नहीं है, अपना नैरेटिव ही सेट नहीं कर रही है, वो प्रशांत धवन जैसे, वो नीतीश राजपूत जैसे जो लोग हैं, इन्हीं को वो आगे लेकर के आ रहे हैं। यही लोग हैं जो एक्चुअली में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते तो आप जो अभी तक लोग टीवी देख रहे होते, चैनल देख रहे होते, लेकिन कितने लोग हैं, आप इनके व्यूज जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया पे भरोसा ही नहीं रहा है, तभी ये लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन को, एक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। और तब ऐसा सिचुएशन होता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। अब देखिए सिचुएशन ये है कि कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं इनके ऊपर में। जब ऑक्सफोर्ड जैसी जो कंपनी है वो कोर्ट में जाती है, वो ये बोलती है कि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल में एक फोटो स्टेट की दुकान है, वो फोटो स्टेट की दुकान जो हमारे कंटेंट को फोटो स्टेट करा के लोगों तक प्रोवाइड करा रही है। वो कोर्ट केस के मतलब कोर्ट के अंदर गए, फिर कोर्ट ने बोला ऑक्सफोर्ड को कि ये जो फेयर डीलिंग है ना, ये अलाउड है। फेयर डीलिंग के अंदर में अगर आप फोटो कॉपीइंग कर रहे हैं, किस वजह से, आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप फोटो कॉपी करा के बेच रहे हैं, आपका इंटेंशन ये है कि आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप अपने एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये चीज अलाउ उन्होंने कर दिया। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जो मंथली मैगजीन सब होती है वो फोटो कॉपी करा के बेची जा रही है, लेकिन बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनको भी लगता है कि यार इससे हमारा इनकम थोड़ी रुक रहा है। किसी एक इंसान, किसी एक गरीब व्यक्ति का, गरीब स्टूडेंट को अगर फायदा पहुंच रहा है तो होने दो फायदा, इसमें क्या इतना बड़ा बात करना है। तो इसीलिए जब वो कोर्ट केसेस हुआ तो कोर्ट ने इसमें ये बताया कि फेयर डीलिंग के अंदर में एजुकेशनल यूज को उन्होंने अलाउ किया था। सेम सिचुएशन सिविक चंद्रन वर्सेस अमीनी अम्मा के बीच में हुआ था 96 में, जब सिविक चंद्रन ने एक अमीनी अम्मा का प्ले यूज किया था, तो वो अमीनी अम्मा जो है वो कोर्ट में चली गई थी और केरला हाईकोर्ट ने बोला था कि फेयर डीलिंग के अंदर में अगेन आप अगर क्रिटिसिज्म पर्पस के लिए किसी का क्लिप यूज कर रहे हैं तो वो अलाउड है। अब ये मोहक मंगल वाला जो अभी कंट्रोवर्सी हुआ, इसमें कोर्ट का क्या कहना है, तो अभी तक फिलहाल फाइनल जजमेंट नहीं आया। अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि आपने जो उस वीडियो में एक्सटॉर्शन और कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज किया है, उसको आप डिलीट कीजिए और उस वीडियो को आप री अपलोड कर सकते हैं। बैन नहीं लगाया है उस वीडियो पे, तो री अपलोड कर सकते हैं। और उन वीडियो को जो भी जिन लोगों ने भी यूज किया उनको भी बोला है कि टेक डाउन कीजिए, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वर्ड थे और इससे जो न्यूज एजेंसी है वो डिफेम हो रही है। तो ये भी स्टैंड था। और इसी बीच में जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो अब सामने आ रही हैं, जो पब्लिक पीआईबी हैं, जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, ये सब आ रही हैं। ये सब कह रही हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन जो है अगर कोई कंटेंट क्रिएटर यूज करता है तो उसके ऊपर में कॉपीराइट नहीं आएगा, हम फ्री में अपनी जो न्यूज है और जो हमारा वीडियो का क्लिप है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और ये होना चाहिए, ये आज ही नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश में होते हैं वहां पे दूरदर्शन नहीं पहुंचता है, वहां पे पीआईबी नहीं पहुंचता है, वहां पे प्रसार भारती नहीं पहुंचता है, वहां पे कौन पहुंचता है आपको पता होगा। क्यों पहुंचता है? हमारे गवर्नमेंट की एजेंसी कहां है, उनको ज्यादा जाना चाहिए, दूरदर्शन को उनके। अब देखो ना कितना सारा आप क्लिप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जो एक बड़े से मिनिस्टर हैं, उनके सामने एक माइक है और सिर्फ एक माइक है, दूरदर्शन का माइक नहीं है। दूरदर्शन कितना साल पुराना है लेकिन नहीं है माइक, वो उनका माइक है। तो आपके पास ही मोनोपोली है, एक मतलब एजेंसी को ही आपने मोनोपोली दे दी है। तो ऐसे जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो कैसे यूज करेंगी? और अगर इन गवर्नमेंट एजेंसी के पास ही वो क्लिप्स नहीं आएंगे, वो बाइट्स नहीं आएंगे, तो फिर कंटेंट क्रिएटर कैसे यूज करेंगे? तो ये एक बहुत संगीन मामला है। इसके ऊपर में आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि कोई भी यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी यूट्यूब चैनल सिर्फ एक इंसान, मतलब सिर्फ एक ही वजह से चल पाता है, चाहे ऊपर उठ पाता है चाहे नीचे चला जाता है, वो है आप। अगर आप किसी भी YouTube चैनल को आगे बढ़ाने का, किसी कंटेंट क्रिएटर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो कंटेंट क्रिएटर, वो YouTube चैनल
आसमान तोड़ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि वो अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो यूं नीचे हो जाएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका आवाज मैटर करता है। वहां तक बात जानी चाहिए जहां इस बात को जाना चाहिए। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस चीज को, अपने ओपिनियन को जरूर रखिएगा, क्योंकि जनरली मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूं, पर मैं लेके आया हूं क्योंकि ये लगा मुझे कि नहीं यार, ऐसी बातें हैं जो लोगों के पास तक जानी चाहिए। और मैं जितने लोगों को ये बात पहुंचा पाऊं, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को लेके जाया जा सके। तो यही था मेरा वीडियो, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।